नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम आपका बहुत जल्द होने वाला है, तो हमने संस्कृत के वो प्रश्न लेकर आए हैं कि एक ही वीडियो में आपका लगभग सारे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाने हैं। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर पहला हम लेते हैं, त्रिमुनि कौन है? त्रिमुनि कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है पतंजलि, दूसरा ऑप्शन है कात्यायन, तीसरा ऑप्शन है पाणिनि और चौथा ऑप्शन है सभी। तो आपको पता है कि पतंजलि, कात्यायन और पाणिनि ये तीनों त्रिमुनि कहे जाते हैं। बस फर्क ये है कि भाष्यकार कौन है, सूत्रकार कौन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जानना है। भाष्यकार पतंजलि हैं, आप जानते ही हो। भाष्यकार कौन है? भाष्यकार तो पतंजलि हैं। वरुचि कात्यायन की है और अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की है। यानी इसमें चारों ऑप्शन सही होंगे। आपको बता दें कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था जिसमें 8 अध्याय थे। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा जिसमें 8 अध्याय थे, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद थे, कुल मिलाकर 32 पाद थे और उसमें 4000 सूत्रों का संकल्पना था। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो विभाषा संज्ञा नाम से स्पष्ट है कि संस्कृत में संज्ञा से बहुत से प्रश्न बनते हैं। पहला ऑप्शन है ना वेति, दूसरा है करण संज्ञा, तीसरा है कंठ, चौथा है कोई नहीं। तो विभाषा संज्ञा का सूत्र होता है ना वेति विभाषा। कई बार विभाषा साथ में लिखा रहता है, यानी यहाँ ना वेति विभाषा साथ में लिखा रहता है, लेकिन ऑप्शन में कई बार आपको विभाषा हटा देगा, क्योंकि अगर विभाषा लिखा ही रहेगा तो आप पहचान ही जाएंगे। बट अगर ऐसा नहीं दिया है तो आपको इस ढंग से याद कर लेना है, ना वेति विभाषा, यानी विभाषा संज्ञा करने वाले सूत्र का नाम है ना वेति विभाषा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा? अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा, मूर्धा होगा, या नदी होगा, या घी होगा? इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है? तो वैसे तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है एम गंडम नासिका चा, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन, चूँकि सारे ऑप्शन इसमें गलत ही हैं, तो आप कहेंगे अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा? एम गंडम नासिका चा। जो नासिका से बोले जाते हैं, प्रत्येक वर्ड का 5वां वर्ड ही क्या होता है? अनुनासिक होता है। डैट मीन्स इसमें वो ऑप्शन है नहीं। तो चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। सूर्योदय पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? सूर्योदय में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुब्री है, या कोई नहीं? सूर्योदय का मतलब क्या है? सूर्य का उदय। आपको पता है तत्पुरुष समास में क्या होता है कि अगर आपको कारक के 4 जो चिन्ह हैं जितने, कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, ये सब अगर पता है तो यहीं से आप पहचान सकते हो कि सूर्योदय का मतलब क्या होता है। सूर्य का उदय मतलब कर्ता ने कर्म को, यानी तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हसंती में कौन सा प्रत्यय होगा? हमने बताया था पिछले वीडियो में, प्रत्यय पहचानने की मैंने ट्रिक बताई थी। जिस शब्द के लास्ट में अन अंति अत निकलता है उसमें सत्रि प्रत्यय होता है, और जिस शब्द के लास्ट में माना माना मानम निकलता है उसमें सानच प्रत्यय होता है। जिस शब्द के लास्ट में नम नम निकलता है, जैसे पठनम, गमनम, चलनम, उसमें ल्युट प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ अनंतियत का मतलब हसंती है, तो हसंती शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? सत्ति प्रत्यय हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान प्रश्न है, तो समय बर्बाद नहीं करेंगे। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? हालांकि रघुवंशम किसका है ये भी जरूरी है, सर्ग हम खुद बताएंगे, ऑप्शन में इसमें है नहीं। तो रघुवंशम किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास ने लिखा, भास ने लिखा, मंखक ने लिखा, या फिर भामन ने लिखा? जरा सोचिए आप, इसको किसने लिखा होगा? रघुवंशम में कितने सर्ग हैं और इसको किसने लिखा है? तो रघुवंश महाकाव्य को लिखा था कालिदास ने, और इसमें सर्ग की संख्या है 19 सर्ग हैं। इसमें 19 सर्ग हैं। प्रश्न में कई बार पूछता है कि रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो 19 सर्ग हैं। और किसके द्वारा लिखा गया? तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बुद्ध चरितम
बुद्ध चरितम किसकी रचना है? अश्वघोष की, कुमारदास की, प्रवर सेन की। तो अश्वघोष के द्वारा ये रचना लिखी गई है। और बुद्ध चरितम की बात की जाए तो इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 28 सर्ग हैं। सर्ग जरूर याद रखें कि बुद्ध चरितम में 28 सर्ग हैं और बुद्ध चरितम की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। कुमारदास ने भी रचनाएं की है। कुमारदास ने कौन सी रचना की थी? कुमारदास ने लिखा था जानकी हरणम। कुमारदास की रचना है जानकी हरणम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो काव्य प्रकाश की रचना की बात की जाए, मम्मट हैं, भास हैं, कालिदास हैं या रत्नाकर हैं। तो काव्य प्रकाश मम्मट की है, जिसमें 10 उल्लास हैं। अगर पूछा जाए इसमें उल्लास कितने हैं, इसमें 10 उल्लास हैं। साइड के प्रश्न भी आप जानते रहिए, 10 उल्लास हैं इसमें काव्य प्रकाश में। और काव्य प्रकाश ये रचना है मम्मट की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना है, भोजराज की है, जयदेव की है या कोई नहीं? तो काव्य मीमांसा रचना है राजशेखर की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राजशेखर की रचना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिता पुत्रों में कौन सा समास होगा? पिता पुत्रों, इसका पहली बात तो ये जानना है कि समास विग्रह क्या होगा। पिता चा पुत्रश्चा, यानी पिता और पुत्र, आप स्पष्ट जान रहे हो, कुछ नहीं बताना है। तत्पुरुष समास है। पितश्चा पुत्रश्चा, यानी पिता पुत्रों में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास हो जाएगा। नीलकंठा में कौन सा समास है? आज एक ट्रिक आपको बताते हैं। अगर ये नीलकंठम होता तो इसमें कर्मधारय समास होता। पीताम्बरम होता तो कर्मधारय समास होता। लेकिन अगर विसर्ग लग जाए, जैसे पीताम्बरः, नीलकंठः, तो इसमें बहुब्री समास होता है। यानी कि इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्री समास। नीलः कंठा यस्य सा। तो मैंने क्या ट्रिक बताया? अगर लास्ट में माँ लग जाए, नीलकंठम या कह सकते हैं पीताम्बरम, तो हमको जाना है कि समास में कर्मधारय में जाना है। लेकिन अगर इसमें विसर्ग लगा हो लास्ट में, तो हम कह सकते हैं इसमें बहुब्री समास होगा। पीताम्बरम पीतम अम्बरम यस्य सा, यानी बहुब्री समास इसमें होगा, नीला कंठा यस्य सा। उल्लेख में कौन सी संधि होगी? मैं इसका ट्रिक बता चुका हूँ संधि वाले टॉपिक में, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। उल्लेखा हमने कहा था जिस शब्द में डबल ला एक साथ लगा हो, बीच वाले शब्द को कैसे पहचानना है। संधि की पूरी मैंने कहानी बता रखी है, आप वीडियो में जाके जरूर देखिएगा। केवल संधि पहचानने का इतना ही तरीका है, बीच के शब्दों को देखो, जहाँ पे डबल ला होगा वहाँ पे तोरली संधि होगा। और ये तोरली संधि किसका भाग है? व्यंजन संधि का भाग है। अर्थात ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही से। उल्लेखा, तल्लीना, तल्लीना है तो किसमें चेंजिंग होता है इसका? तदधन लीना, तदधन लीना। अब मान लीजिए हमने इस शब्द को लिया था उल्लेखा, तो इसका फंद विच्छेद क्या होगा? उदधन लेखा। पहली बात तो तोरली संधि है, और इस ला का हमेशा चेंजिंग किसमें होगा? दा में होगा। उदधन लेखा, यानी इसमें कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वरों की संख्या 5 होती है। आ ई उ री लिरी, ये आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट पे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न था। स्वर जो हैं 3 तरह के हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के प्रश्न जो भी थे इम्पॉर्टेंट थे, ऐसे ही टाइप के प्रश्न आपके पास आने वाले हैं। जी हाँ, तो आपको अगर कोई समस्या है, कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जल्द ही इसका सेकंड पार्ट आएगा। चैनल पे आप लोग जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों को अपने शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।